हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो है आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 4 देखिए, टाइटल इसका काफ़ी बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स क्विकली बिगिन। तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। देखिए, टुकड़े टुकड़े में पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या लिखा है यहाँ पे कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के वजह से जो लॉज बनेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या? आर्टिकल 2 हमने देखा था पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हमारे तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। आर्टिकल 2 और 3 बेसिकली स्टेट बनाने के बारे में है। स्टेट बनाने के बारे में, स्टेट को या तो हम ऐड करेंगे या तो हम मॉडिफाई करेंगे। शॉर्ट में अभी समझने के लिए ये देखिए, डिटेल में देखने के लिए आप एक बार आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के वीडियोस देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक बार आपको कार्ड्स जो है, ये वीडियो की लिंक्स जो है वो भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से जो स्टेट्स बनेंगे, ऐड होंगे या मॉडिफाई होंगे, उसमें जो ये बनते कैसे स्टेट्स, उसके लिए बिल बनेगा, ठीक है। तो लॉ बनेगा, स्टेट जब भी बनेगा तो उसके लिए लॉ बनेगा। तो वो जो लॉज बनेंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत, वो उनको प्रोवाइड करना जरूरी हो गया। क्या? अमेंडमेंट। उसमें ये प्रोविजन होनी चाहिए अमेंडमेंट के। किसमें अमेंडमेंट के? फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में। अब देखिए, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल ये क्या बला है, ठीक है, आगे चल के देखेंगे हम। उसके अलावा और क्या प्रोविजन होने चाहिए उसमें, यानी कि ये जो बिल बनेगा, ये जो बिल बनेगा, बिल बन के फिर वो पास होगा और एक्ट बनेगा, है ना, स्टेट के लिए। तो वो जो बिल है, वो जो बाद में एक्ट बनेगा, वो जो लॉज है, ठीक है, उसको भी लॉ ही बोलते हैं ना, जो एक्ट बन जाता है बिल पास होके, उसे लॉ कहते हैं। तो वो जो लॉज बनेंगे स्टेट्स के लिए, नया स्टेट जो ऐड होने वाला है या मॉडिफाई होने वाला है, उसके लिए जो लॉज बनेंगे, उसमें ये प्रोविजंस होने चाहिए। किस चीज के प्रोविजन? अमेंडमेंट के फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में। बहुत सिंपल है। उसके बाद और क्या प्रोविजन होने चाहिए उसमें? सप्लीमेंटल साथ के, और इंसिडेंटल उसके बाद के, और कंसिक्वेंशियल वही उसके रिजल्टेंट जो भी मैटर्स होंगे, उसके सप्लीमेंटल उसके साथ के जो भी मैटर्स होंगे, उसके लिए भी प्रोविजंस उसमें होने चाहिए, ठीक है। और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसको टाइटल के अलावा आगे आर्टिकल के एग्जैक्ट क्लॉज में जाके। तो वो देखें हम आगे चल के क्या है बेसिकली। आर्टिकल 4 के क्लॉज में क्या कहता है, टाइटल के अलावा यहाँ डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया है। वो ये है कि द लॉ रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 शैल कंटेन, यानी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से जो स्टेट बनेंगे, तो ऑफ कोर्स उसके लिए पहले तो बिल बनता है जैसा मैंने बताया। तो वो जो बिल है, वो बिल बेसिकली लॉ होता है। तो वो जो लॉ है, वो बिल जब पास होकर एक्ट बनता है ऑफ कोर्स, तो वो लॉ होता है। तो वो जो लॉ लॉ है, उसमें शैल कंटेन, उसमें वो प्रोविजंस होने चाहिए। किस चीज के? फॉर द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के प्रोविजंस उसमें होने चाहिए। कहा अमेंडमेंट के? ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल। अब ये फोर्थ शेड्यूल क्या है और फर्स्ट शेड्यूल क्या है? देखिए, शेड्यूल में हमने देखा था, फर्स्ट शेड्यूल हमने पढ़ा था, नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज होता है फर्स्ट शेड्यूल में। यानी स्टेट्स के नाम और यूनियन टेरिटरीज के नाम ये होते हैं कहा? फर्स्ट शेड्यूल में। और उसमें होता है जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट। उसका जुरिस्डिक्शन क्या है, दायरा क्या है उसका, वो होता है, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल में। अब उसके अलावा फोर्थ शेड्यूल में क्या होता है, तो देखेंगे हम। फोर्थ शेड्यूल में बेसिकली होता है अलोकेशन ऑफ सीट्स। देखिए, कोई भी स्टेट है तो उसमें सीट्स तो होंगे ना, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब क्या? एमएलए, ठीक है, लेजिस्लेचर के। तो लेजिस्लेचर के वहां पे जो सीट्स है, एमएलए के जो सीट्स है, वो भी देंगे। कहाँ देंगे? वो फोर्थ शेड्यूल में देंगे, ठीक है, वो दिए जाते हैं, फोर्थ शेड्यूल में होते हैं। तो देखिए, आंध्र प्रदेश के बारे में दिया है कि 18 वहाँ पे एमएलए होते हैं, 18 काउंसिल ऑफ स्टेट्स होते हैं, उतनी सीट्स होती है। आसाम में 7 सीट्स होती है। ये सारी सीट्स अलोकेशन यहाँ पे फोर्थ शेड्यूल में होता है। तो ऑफकोर्स नया अगर कोई स्टेट बनेगा, नया स्टेट अगर कोई बनता है XYZ नाम का, तो उसकी एंट्री यहाँ होनी चाहिए ना, कि उसको कितने सीट्स अलोकेट किए गए हैं, फॉर एग्जाम्पल 10, ठीक है। और क्या है यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में? क्या होता है फर्स्ट शेड्यूल में? स्टेट के नाम होते हैं और स्टेट की जानकारी होती है, उसके जुरिस्डिक्शन वगैरह। तो नया स्टेट बनेगा फॉर एग्जांपल XYZ नाम का, तो उसकी एंट्री भी यहाँ होनी चाहिए ना, और उसका जुरिस्डिक्शन भी यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 4 यही बता रहा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 से जो नए स्टेट बनेंगे या मॉडिफाई होंगे, ऑल्टर होंगे, उनकी जानकारी फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में भी होनी चाहिए। तो जो भी लॉ बनता है, जो भी बिल बनेगा, फिर वो एक्ट बनेगा बिल पास होके, तो वो लॉ में फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल को अमेंड करने की भी जानकारी, वो भी प्रोविजंस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए और क्या लिखा है यहाँ पे। उसके बाद लिखा है, इतना पार्ट हमने देख लिया, एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। मतलब फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल, इसमें जो एंट्री होगी, इसमें जो अमेंडमेंट होगा, वो जरूरत के हिसाब से होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कर दो। क्योंकि क्या होता है,
हमने देखा था आर्टिकल 3 में मॉडिफिकेशन भी होता है ना। नॉर्मल मॉडिफिकेशन क्या हो सकता है, बाउंड्री मॉडिफाई होती है, हमने पढ़ा था। ठीक है, आर्टिकल 3 में एक बार वीडियो जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो वो। तो बाउंड्री मॉडिफाई हुई तो ऑफकोर्स उसके बारे में सीट्स तो बड़े नहीं है, अगर तो जरूरी नहीं है ना, फिर नेसेसिटी नहीं है। तो नेसेसिटी नहीं है तो फिर क्यों ही हम चेंजेस करेंगे फोर्थ शेड्यूल में और फर्स्ट शेड्यूल में। तो इसीलिए एज में बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट्स टू द प्रोविजंस, यानी अगर प्रोविजंस में जरूरत है, नेसेसिटी है, तभी। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है, एंड में ऑल्सो कंटेन सच। अच्छा, फोर्थ शेड्यूल और फर्स्ट शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल और फर्स्ट शेड्यूल, इसमें चेंजेस के अलावा जो है हमने क्या देखा है आगे, और उसमें सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कंसिक्वेंशियल प्रोविजंस भी उसमें होने चाहिए। मतलब क्या सप्लीमेंटल, मतलब क्या साथ के जुड़े हुए। इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल का क्या मतलब क्या होता है, रिजल्टेंट, मतलब उसके वजह से जो होने वाले हैं। ठीक है, देखिए उसका मतलब याद दिया है, डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है ये। सप्लीमेंटल तो देखिए, सप्लीमेंट जैसे आप पेपर में लगाते हो सप्लीमेंट साथ में जोड़ के, आप खाने के साथ सप्लीमेंट खाते हो, है ना, प्रोटीन खाते हो आप, तो उसका मतलब क्या होता है, साथ में जोड़ के खाने में जो चाहिए हमें उसके अलावा हम साथ में जोड़ के और कुछ खा रहे हैं, तो दैट इज सप्लीमेंट। तो वही सप्लीमेंट साथ में जुड़ा हुआ और कुछ मिला जुला। ठीक है, नया स्टेट बन रहा है तो उससे जुड़ी हुई कोई भी चीजें होगी तो उसके प्रोविजंस भी होने चाहिए नए लॉ में जो बनेगा स्टेट को लेके। स्टेट जब भी बनता है तो ऑफकोर्स उसके लिए लॉ बनता है एक, यानी कि बिल बनता है, एक्ट बनता है स्टेट के नाम का। ठीक है, तो वो सप्लीमेंटल, उसके साथ साथ इंसिडेंटल एंड कॉन्सिक्वेंशियल, यानी उसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सिंपल है। इंसिडेंटल मतलब अकरिंग बाय चांस इन कनेक्शन विद समथिंग एल्स। इंसिडेंटल के अलावा कंसिक्वेंशियल का मतलब है फॉलोइंग एज ए रिजल्ट और इफेक्ट। देखिए अल्टीमेटली नया स्टेट बनेगा तो उसके रिजल्ट से, उसके साथ उसके कनेक्टेड जो भी चीजें होगी उसके प्रोविजंस भी उस लॉ में यानी स्टेट के लिए जो लॉ बनेगा नए स्टेट के लिए, वो होने चाहिए। इसकी जानकारी किसमें दी है, आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 यही कहता है कि जब भी कोई लॉ बनेगा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत, क्योंकि स्टेट बनेगा तो उसका लॉ भी बनेगा, तो जब वो बनता है तो उसमें वो प्रोविजंस होने चाहिए फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट के। साथ ही साथ उसमें क्या होना चाहिए, और उसमें वो प्रोविजंस भी होने चाहिए जो उसके लिए सप्लीमेंटल हो और इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल हो। सप्लीमेंटल यानी उसके पूरक, उसके साथ जुड़े हुए। नया स्टेट बनता है तो उससे जुड़ी जो भी चीज होती है वो होनी चाहिए, या उसके वजह से जो फॉलोइंग आने वाली चीजें हैं उसके लिए रिलेटेड भी प्रोविजंस होने चाहिए। ठीक है, वो क्या हो सकते हैं यहाँ पे दिया है, ब्रैकेट में दिया है, जरा समझा के और क्लियर करके कि क्या हो सकते हैं। सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कंसेक्वेंशियल, ये क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं प्रोविजंस एज टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट। देखिए क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर विदर्भ, विदर्भ ये रीजन है महाराष्ट्र का, अगर ये एक सेपरेट स्टेट बन जाता है, नया स्टेट बन जाएगा, तो उसकी राजधानी रहेगी ये नागपुर। ठीक है, तो मान लीजिए नागपुर है हमारा, नागपुर सिटी है, आपको पता होगा हर सिटी का एक एमपी होता है, सांसद। ठीक है, तो ये सांसद क्या करता है, सिटी को रिप्रेजेंट करता है ऑफ कोर्स। तो ये विदर्भ में जितने भी सिटीज होगी, नागपुर है, अमरावती है, और काफी सारी है, वर्धा वगैरह, है ना। तो इनके लिए इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, एमपीज रहेंगे ना, अमरावती का एक एमपी होगा, हर सिटी का एक एक एमपी होगा। तो ये एमपी बेसिकली कहाँ जाकर रिप्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट में करते हैं। और इसके अलावा क्या, नागपुर में जैसे 4 रीजन है तो 4 एमएलए है। ठीक है, 4 एमएलएज होते हैं, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं नागपुर के 4 जगह के। ये स्टेट के लिए होते हैं लेकिन, है ना, स्टेट रिप्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के, नागपुर का एमपी सेंट्रल गवर्नमेंट में, मतलब पार्लियामेंट बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो 4 एमएलए, इन 4 एमएलए हैं, ये कहाँ बैठते हैं, लेजिस्लेचर में। ठीक है, नागपुर के 4 एमएलए जो है वो लेजिस्लेचर में बैठते हैं, यानी विधानसभा में। तो ऑफकोर्स जब नया स्टेट बनेगा, नया स्टेट जब बनता है, नया स्टेट जब बना, न्यू स्टेट, ठीक है, तो वो न्यू स्टेट में जो भी सिटीज होंगी उनका रिप्रेजेंटेशन जो है नया स्टेट बनने के वजह से है ना, कंसिक्वेंशियल है ना, इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल इसके वजह से है ना। तो इसके वजह से जो चीजें होती है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन लगेगा पार्लियामेंट में, वो भी होना चाहिए। और जो लेजिस्लेचर में लगेगा, मतलब विदर्भ का लेजिस्लेचर अलग रहेगा ना, फिर विदर्भ के लिए सीट्स एलोकेट होगी, तो विदर्भ अगर नया स्टेट बनता है तो वो भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, ये कंसिक्वेंशियल और इंसिडेंटल प्रोविजंस होंगे। ठीक है, किस चीज के, लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन के, नए स्टेट के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए और क्या लिखा है आगे, एज पार्लियामेंट में डीम नेसेसरी, यानी डीम का मतलब क्या होता है, डीम का मतलब होता है कंसिडर। ये जो डीम वर्ड है इसका मतलब और कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है कंसिडर, जैसा पार्लियामेंट कंसिडर करे। ठीक है,
एज पार्लियामेंट में कंसिडर नेसेसरी, जो पार्लियामेंट को नेसेसरी लगे, जो उसे ठीक लगे, उस तरीके से वो रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के लिए और लेजिस्लेचर के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए वो ऐसे प्रोविजंस बनाएगा जो उसको ठीक लगेंगे। ठीक है, ये चीज हुई आर्टिकल 4 के क्लॉज 1 की। क्लॉज 2 भी बहुत सिंपल है। क्लॉज 2 में बस यही बताया कि ऊपर दी गई सारी चीजें जो है उसमें से जो भी लॉ बनेंगे, जो बिल बनता है, ठीक है, वो नया स्टेट बनता है तो बिल बनेगा, वो अमेंडमेंट तो होंगे फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में। फर्स्ट शेड्यूल में, फोर्थ शेड्यूल में एंट्री होगी नए स्टेट की, तो वो अमेंडमेंट तो होंगे, लेकिन वो अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के हिसाब से नहीं होंगे। देखिए वर्डिंग्स थोड़ी अलग है, लेकिन मतलब उसका वही है। नो सच लॉ एज अफोरमेंशन या अफोरसेड, जो कोई भी लॉ, कोई भी लॉ ऐसा नहीं होगा, नो सच लॉ एज अफोरसेड, ऊपर मतलब लॉ यानी बिल जो बनेगा नए स्टेट का, ठीक है, नए स्टेट का जो बिल बनेगा, एक्ट बनेगा, तो वो जो लॉ है वो shall be deemed to be an amendment of the constitution for the purposes of article 368। यानी ऐसा लॉ जो भी बनेगा जो फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में अमेंडमेंट कर रहा है, वो अमेंडमेंट आर्टिकल 360 के हिसाब से नहीं होगा, मतलब आर्टिकल 360 वाला अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अब ये क्या चीज है? कुछ नहीं है, आर्टिकल 360 हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे अच्छे से, लेकिन अभी इतना समझो, आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है, देखिए यहाँ पे दिखा है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी जानकारी जो है ये होती है आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट जो करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव करने हैं, संशोधन करना है, कोई चेंजेस करने हैं, वो आर्टिकल 368 में उसकी जानकारी है। तो आर्टिकल 368 में क्या दिया है? आप कहेंगे कि भाई फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, यहाँ पे अगर अमेंडमेंट होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगा, ऑफ कोर्स। लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है आर्टिकल 4 के क्लॉज 2 में कि यहाँ पे जो भी अमेंडमेंट होगा वो आर्टिकल 368 के हिसाब का नहीं होगा। मतलब आर्टिकल 368 में क्या है? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। आर्टिकल 368 ये कहता है कि कोई भी बिल होता है अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो जाएगा राज्यसभा लोकसभा में, मतलब दोनों हाउसेस में, और दोनों हाउस में मेजोरिटी से, वो 2/3 मेजोरिटी से वो पास होना चाहिए। दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी से अगर वो पास हुआ, उसके बाद वो जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट के बाद जाने के बाद फिर वो अमेंडमेंट का बिल बनता है। ठीक है, ठीक है, अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। 2/3 मेजोरिटी यानी कि देखिए यहाँ पे समझिए बात को, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में एक तो है लोअर हाउस और अपर हाउस। अपर हाउस यानी राज्यसभा, ठीक है, ये हो गया अपर हाउस, इसका मतलब होता है राज्यसभा, और ये होता है लोकसभा। इसमें होते हैं 550 मेंबर्स, इसमें होते हैं 250 मेंबर। ठीक है, तो दोनों ही हाउस में से 2/3 मेजोरिटी यानी तकरीबन कुछ 350 के आसपास आता है, ये 386 और समथिंग। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ तकरीबन 150 के आसपास कुछ आएगा। तो इतने लोगों के थ्रू ये बिल पहले पास होना चाहिए। जब बिल पास हो जाता है दोनों हाउस से पास होने के बाद फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। फिर उसके बाद वो बिल जो है वो संशोधन का जो बिल है, अमेंडमेंट का जो बिल है, वो होता है पास, तो फिर अमेंडमेंट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये तरीका है आर्टिकल 368 का, यानी इतने आसानी से संशोधन नहीं होता। और ऑफ कोर्स और भी डिटेल्स है, कुछ भी अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ करके नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो है और बाकी सारी यूजफुल चीजें जो है, जो हमारे देश को बनाता है और चलाता है, तो वो सारी चीजों के साथ छेड़छाड़ करके नहीं किया जा सकता। बाकी चीजों को वक्त के मद्देनजर अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं जाना चाहिए। तो लेकिन प्रोसीजर ये होती है कि इतना जो है आर्टिकल 368 में दिया है। ठीक है, और हम डिटेल्स में आर्टिकल 368 बाद में पढ़ेंगे। अभी ये समझो कि आर्टिकल 368 में जितना प्रोसीजर है 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए, वो सारी चीजें हमको कहाँ नहीं लगेगी, आर्टिकल 4 में बताई है। आर्टिकल 4 के क्लॉज 2 में ये बताई गई है कि वो सारी चीजें नया स्टेट बनाने के केस में हमको नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये था उसका आर्टिकल 4 का क्लॉज 2। तो इतना ही है, बहुत सिंपल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें अपने सुझाव बताइए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और वन मोर यूजफुल इन्फॉर्मेशन दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब बटन को ऑलरेडी क्लिक किया है तो उसे दोबारा क्लिक ना कीजिए प्लीज, अदरवाइज अनसब्सक्राइब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।